नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क पहनकर न केवल आप सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और इसको लेकर के हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। एक रोज पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वैक्सीन की कमी की बात कहते हुए केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया था कि वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को भी साझा करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो और सभी भारतीय को वैक्सीन लगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर हमला बोला था। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन पर वैक्सीन के नाम पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन न होने के कारण अभी तक वैक्सीनेशन शायद शुरू भी नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी देश के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं। ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक करके उन कंपनियों को दे सकती है जो वैक्सीन बनाना चाहती हैं। मीनाक्षी लेखी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है वैक्सीन बनाने का वो सिर्फ 2 कंपनियों को ही ना दिया जाए, उनसे लेकर बाकी जगह भी दिया जाए ताकि वैक्सीन जल्दी और युद्ध स्तर पे बन पाए। आपका रिएक्शन? मेरे को पूरा भरोसा है कि ये व्यक्ति जब रेवेन्यू ऑफिसर थे, ये रेवेन्यू का काम नहीं कुछ और काम कर रहे थे। ये शायद अपनी एनजीओ चलाते थे, क्योंकि अगर रेवेन्यू ऑफिसर का काम कर रहे होते तो इनको ये लाइसेंसिंग वाली बात 100% समझ आती। तो लाइसेंस जो है उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। और इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 3-4 लोगों को लाइसेंस दे दिया है। तो ये जरा सो के उठे होंगे बाद में और या पढ़ाई कम किया होगा या पता होगा, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब आप लाइव वायरस से डील करते हैं तो लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाइव वायरस को रखने की, बनाने की सुविधा होगी तो वहां पे लाइसेंस दिया जाएगा और 3-4 लोगों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष उम्र तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। वैक्सीन की कमी की वजह से 125 से ज्यादा वैक्सीन केंद्रों को अब बंद करना पड़ेगा। दिल्ली में कोविशील्ड का 18 से 44 साल तक के लिए लोगों के लिए सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है, जबकि दिल्ली में 45 प्लस के लोगों के लिए सिर्फ 5 दिन की कोवैक्सीन और 4 दिन की कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक है। हालांकि आज दिल्ली सरकार को कोविशील्ड की 2,67,690 डोज मिलने जा रही है। इधर कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं। उधर कोरोना से बचाव के सबसे कारगर हथियार के तौर पर सामने आई वैक्सीन की कमी ने लोगों के लिए अलग से मुसीबत खड़ी कर दी है। दिल्ली के पटेल नगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में कोवैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 की संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने ऐसे लोगों से बात की जिनका रजिस्ट्रेशन कल का था, लेकिन कल से सेंटर बंद होने की वजह से वो मायूस लौटने को मजबूर हैं क्योंकि कोवैक्सीन सेंटर पर मौजूद नहीं है।
कोविड वैक्सीन पर्याप्त ना होने के कारण आज टीकाकरण बंद है। ये पोस्टर जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो दिल्ली में है जहां पर कोवैक्सीन लगाई जा रही थी, इसी तरीके के तमाम पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ये 11 तारीख को लगा है, यानी कि कल से इस सेंटर में वैक्सीनेशन बंद है क्योंकि कोवैक्सीन यहां पर लग रही है जिसका स्टॉक दिल्ली में खत्म हो चुका है। लोग भी यहां पर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन था? हाँ जी। कब का रजिस्ट्रेशन था? हम कल के से है। कल से है। हाँ। तो अब कितने बार आ गए हैं यहाँ चेक करने? 2 बार आ गए। 2 बार आ गए। तो अभी कुछ पता चल रहा है कब खुलेगा क्या है? अभी तो कुछ बताया नहीं इन्होंने। कुछ नहीं बताया। आपका भी रजिस्ट्रेशन? हाँ, कल का था, कल बंद था। हाँ। आज आए हैं तो बोले इंतजार करो अभी। हाँ। तो अभी खड़े हैं, अभी देखते हैं कब तक आएगा। खड़े हैं, लाइन में लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर वैक्सीनेशन बंद है, लेकिन क्योंकि कोई जानकारी नहीं है कि कब वैक्सीन आएगी, इसीलिए यहाँ पर लोग खड़े होकर लाइन में भी लग गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कल दिल्ली सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में वो 125 सेंटर्स जहाँ पर कोवैक्सीन की जो टीके हैं वो लग रहे हैं वो बंद हो गए हैं। और कोविशील्ड की नई खेप जो है तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो स्टॉक है वो आना है। हालांकि कोविशील्ड अभी 3 दिनों के लिए स्टॉक दिल्ली के पास उसका मौजूद है, लेकिन तमाम वो सेंटर जहां पर कोवैक्सीन लग रही थी वो फिलहाल बंद है। वीडियो जर्नलिस्ट रमाशंकर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से, दिवाकर सिंह मुंबई से। प्रियंका, कोवैक्सीन की तो दिल्ली में कमी है और अरविंद केजरीवाल ने खत भी लिखा है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि कब तक वैक्सीन की कमी को दुरुस्त किया जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्री ऑर्डर्स होते हैं जसप्रीत, तो ये पहले ऑर्डर्स दिए जाने होते हैं। और यही सवाल कल मीनाक्षी लेखी ने भी अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लगाया था। उनका कहना था कि ये एक मेथोडोलॉजी है, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ऐसे में जो प्री ऑर्डर्स रहे होंगे, जैसे ही उसकी उपलब्धता होगी वो वैक्सीन दिल्ली को भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही अहम जानकारी ये भी दी गई थी कल मीनाक्षी लेखी की तरफ से कि 3-4 कंपनीज को ऑलरेडी लाइसेंस दिया जा चुका है, यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही प्रोडक्शन जो है वैक्सीन का बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जिससे लोगों की मुसीबतें कम होंगी। पटेल नगर का ये वैक्सीनेशन सेंटर मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ जो आज बंद है। असल में कल से ये सेंटर बंद है क्योंकि कल से कोवैक्सीन की डोज यहाँ पर खत्म हो गई है। इसी के चलते यहाँ ना किसी तरीके का कोई स्लॉट मिल रहा है। जो सेंटर आसपास के जो लोग हैं वो स्लॉट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट तभी मिलेगा जब कोवैक्सीन स्टॉक में आ जाएगी। ऐसे ही 125 सेंटर हैं दिल्ली में जिनमें कोवैक्सीन लग रही थी 18 से 44 साल के लोगों को। वो 125 सेंटर फिलहाल बंद हैं। लोगों से भी अपील है कि वो अपनी कोविन ऐप में या आरोग्य सेतु ऐप में पहले देखें कि वैक्सीन आने के बाद उनको स्टॉक मिलेंगे, तभी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं, क्योंकि बेवजह बाहर निकलना कोरोना के इस दौर में भी ठीक नहीं है। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीन की कमी की बात कहते हुए आज से मुंबई के कई सेंटर्स में 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए कोरोना का टीका नहीं लगाने के संकेत दिए थे। लेकिन मुंबई के कई सेंटरों पर आज 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन वैक्सीन सेंटर्स पर असमंजस की स्थिति है क्योंकि बीएमसी की तरफ से वहां एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज देने की बात लिखी गई है। लेकिन सेंटर के अंदर 18 से 44 साल तक के 1000 लोगों को वैक्सीन देने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लगातार हो रही वैक्सीन की किल्लत का सिलसिला आज भी जारी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए जो कोवैक्सीन के 3 लाख डोजेज आज फ्रेश स्टॉक आए थे, उन्हें 45 प्लस के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। इस डाइवर्जन के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि उन्हें सेकेंड डोज दिया जाना है और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कल ही यह बयान दिया था कि जो 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन है उसे स्लो किया जा सकता है क्योंकि 45 प्लस के लोगों को सेकेंड डोज देना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जो यहाँ पे लिस्ट लगाई गई है, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कोवैक्सीन है, जो कोवैक्सीन आई हुई है उसे अब 45 एज प्लस के लिए कर दिया गया है। यानी अब जो है 21 सेंटरों पर 45 प्लस के लोगों को सेकेंड डोज कोवैक्सीन की दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो 18 से 44 वर्ग के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन जरूर मुंबई के सेंटरों पर दी जा रही है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड लोगों को। और जो कोवैक्सीन का डोज 3 लाख आया है, 21 सेंटरों में करीब
पर सेंटर 250 डोज जो है वो अवेलेबल करवाया गया है, यानी 45 प्लस के लोग जो है वो उन्हें 250 लोगों को ये डोज दिया जा सकेगा। सबसे अहम बात कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जब ये बयान दिया था साफ तौर पर कि जो वैक्सीनेशन है वो राज्य में रोका जा सकता है, खासतौर पर 18 से 44 वर्ष के लोगों का, तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, थाने, इन तमाम जिलों में जो है 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो रोक दिया गया है। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिवाकर, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है मुंबई में? जसप्रीत, देखिए मैं बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूं। बांद्रा का ये इलाका है और यहाँ पर ये जो सेंटर है ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। मौजूदा समय में यहाँ पर सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है सुबह से, और 1000 जो 18 से 44 साल के लोग जिनका रजिस्ट्रेशन आज है, जिनका अपॉइंटमेंट आज है, उन्हें ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन जो कोवैक्सीन 3 लाख डोज आई थी, महाराष्ट्र सरकार को फ्रेश स्टॉक मिला था, उसे 45 प्लस के लोगों के लिए डाइवर्ट किया गया है। सबसे अहम चीज कि 12 बजे के बाद 45 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होगा, तो यहाँ पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। 45 प्लस का जिनका सेकेंड डोज है उन्हें आज ये डोज दिया जाएगा 12 बजे के बाद। यानी जो कोवैक्सीन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए आई थी, वैक्सीन की किल्लत के चलते उसे डाइवर्ट करके 45 प्लस के लोगों के लिए कर दिया गया है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट डोज 50 से 60 दिन पहले ले चुके हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते उन्हें सेकेंड डोज नहीं मिल पा रही थी। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। जो किल्लत है वो लगातार महाराष्ट्र में वैक्सीन की जारी है, चाहे नागपुर की बात करें, थाने की बात करें, वसई, विरार की बात करें, इन तमाम जिलों में महाराष्ट्र के जो है वो 18 से 44 के जो वर्ग का वैक्सीनेशन है उसे रोक दिया गया है। और एक अहम चीज, कैबिनेट की जो बैठक होगी जसप्रीत, इस बैठक में आज ये चर्चा होगी कि आखिर वैक्सीन की कमी को कैसे दूर किया जाए। महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कहती रही है कि हम अन्य कंपनियों से बात कर रहे हैं ताकि वैक्सीन की किल्लत को कम किया जा सके, लेकिन ग्लोबल टेंडर जो निकालने की बात है उस पर महाराष्ट्र सरकार अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। तो आज की बैठक में ये तय हो सकता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार भी ग्लोबल टेंडर निकालेगी वैक्सीन का, ताकि जो वैक्सीन की किल्लत है उससे निपटा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का यह भी आरोप है कि केंद्र उन्हें पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा है। का दौर भी जारी है, सभी बने रहिए, लौटेंगे। पंजाब के मोहाली में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। आज मोहाली में वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। पंजाब सरकार के मुताबिक उन्हें हर दिन करीब 2 लाख वैक्सीन की जरूरत है और फिलहाल राज्य में वैक्सीन की कमी है। हालांकि वैक्सीन की कमी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लगातार जो लोगों की भीड़ है, क्योंकि अब 18 प्लस जो हैं उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर में भीड़ देखने को मिल रही है। जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो लगवाने के लिए आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं पंजाब के मोहाली ज़िले में, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर काफ़ी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं, जो यंगस्टर्स हैं। हालांकि पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ये पहले भी कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन जो है एक दिन में 2 लाख डोज जो है वो पंजाब को चाहिए, लेकिन वैक्सीनेशन जो है डोज जो है वो नहीं मिल पा रही। सिर्फ 1-2 दिन की जो डोज है वो रह चुकी है, तो जिसको लेके हालांकि असमंजस की स्थिति जरूर है, क्योंकि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी जो है वो बताई गई। हालांकि कोविशील्ड जो है वो आई थी और कोविशील्ड जो है वो लगाई जा रही है। इससे पहले कोवैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन जब से 18 प्लस को यहाँ पर लगाया जा रहा है तो काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की है। 18 प्लस के जो यंगस्टर्स हैं उनमें काफ़ी अवेयरनेस जो है वो देखने को मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भले ही नए मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसकी वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4205 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में देश भर में कोरोना के करीब 3,48,000 केस सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि जितने लोग इस महामारी से बीमार हुए उससे ज्यादा ठीक होकर अपने घर लौटे। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। कोरोना की टेंशन के बीच दिल्ली से राहत की खबर मिल रही है। यहां महामारी से बिगड़े हालात सुधरते दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना के 12,481 नए मामले सामने आए हैं। यह अलग बात है कि नए मामलों के मुकाबले डिस्चार्ज होने वालों की संख्या ज्यादा है। इस बीच
83 लोग डिस्चार्ज हुए। एक और शुभ संकेत यह है कि 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरकर आधा हो चुका है। संक्रमण दर रेट में आई कमी के बाद अब ये 17.76% है, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 347 मरीजों की मौत हुई है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, एक तरफ जो है मौतों का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है, खासकर दिल्ली में जो लॉकडाउन है, हम ये देख रहे हैं कि जो संक्रमण दर है वो काफी कम हो चुकी है, यानी कि लॉकडाउन का असर नजर आ रहा है दिल्ली में। जी बिल्कुल, तीसरा हफ्ता लॉकडाउन का दिल्ली में ये चल रहा है। ऐसे में संक्रमण दर जो है वो तकरीबन 17 के लगभग बना हुआ है, जो कि जब लॉकडाउन लगाया गया था तो 30 के पार था। तकरीबन आधा संक्रमण जो रेट है वो संक्रमण दर का वो हो गया है। और मामले बहुत कम हो गए हैं। पॉजिटिव मामले 13,000 के लगभग अब सामने आ रहे हैं, जहां पर 27-28 हजार के तकरीबन मामले सामने आ रहे थे लॉकडाउन के पहले हफ्ते में। लेकिन जो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है वो है मौत का आंकड़ा, जो 300 से नीचे नहीं जा रहा है। फिर कल 347 मौत का आंकड़ा सामने आया है, यानी कि साफ है कि दिल्ली के लोगों को इस बात को समझना होगा कि मामले भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऐसे में मास्क और कोविड प्रोटोकॉल की जो बाकी चीजें उन सभी को फॉलो करना दिल्ली में बेहद जरूरी है। जी जसप्रीत। ठीक है प्रियंका। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 40,956 मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,79,000 हो गई है। राज्य में अभी 5,58,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इन लोगों का या तो घर पर या फिर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले एक दिन में 793 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 71,966 और लोगों के ठीक होने के बाद अभी तक 45,41,391 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,717 मामले दर्ज किए गए, जबकि 51 लोगों की मौत हुई है। दिवाकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, इसको लेकर के जो मामले बड़े हैं, आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, लेकिन लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद इतने मामले आ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, जो मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में, एक बार फिर से अगर पूरे राज्य के आंकड़े को देखें तो आंकड़ा बढ़ा है, खासतौर पर क्योंकि एक दिन पहले की बात आप करें तो करीब 37,000 के आसपास मामले सामने आए थे और मौतों की संख्या करीब 549 के आसपास थी। लेकिन कल 24 घंटे में जो मामला सामने आया उसमें मौतों की संख्या में काफी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। 793 मौतें पूरे राज्य में हुई है। लेकिन राज्य सरकार और बीएमसी के लिए सबसे राहत वाली बात यह है कि मुंबई में मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटों में 1700 के आसपास मामले आए हैं। उसके पहले भी एक दिन की पहले की बात करें तो 1724 मामले सामने आए थे। तो जो मामले हैं वो मुंबई में जरूर घट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां स्थिति जस की तस बनी हुई है और वहीं से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि हर राज्य का जो स्थानीय प्रशासन है, जो लोग हैं, जो विधायक या सांसद है, वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन इस वक्त 15 मई तक महाराष्ट्र में लगा हुआ है उसे एक्सटेंड किया जाए 15 दिनों के लिए, और यानी 30 मई तक लॉकडाउन को कर दिया जाए। सरकार की आज बैठक है कैबिनेट की, उसमें इस पर चर्चा होगी, लेकिन संकेत जसप्रीत यही मिल रहे हैं कि लॉकडाउन को एक बार फिर से 15 दिनों के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मुंबई में हालात जरूर ठीक हो रहे हैं, लेकिन बाकी के जिले हैं जैसे नागपुर हो गया या फिर आप पुणे चले जाइए, वहां पे भी केसेज लगातार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य जिलों की हालत खराब है। जो राजेश टोपे ने जानकारी दी थी कि 12 जिले जो है वो वहाँ पे हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन बाकी बिल्कुल दिवाकर, तो लॉकडाउन बढ़ सकता है, आज इसका ऐलान भी हो सकता है। इस बीच वैक्सीन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ रहा है। पंजाब लगातार केंद्र पर वैक्सीन और दूसरी स्वास्थ्य उपकरण की सप्लाई में कमी का आरोप लगा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है और केंद्र की तरफ से उपलब्ध करवाए गए वेंटिलेटर जल्द अस्पतालों में लगवाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र की तरफ से पंजाब को 809 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 558 वेंटिलेटर ही अस्पतालों में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने अपनी चिट्ठी में बाकी बचे हुए 251 वेंटिलेटर को तुरंत लगवाने को कहा है, ताकि कोरोना मरीजों की मदद हो पाए। चिट्ठी में साथ ही लिखा है कि वेंटिलेटर को समय से अस्पताल में न लगाने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी।
कोरोना महामारी में लाखों लोगों तक वक्त रहते प्राणवायु यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का मिशन अपने आप में बहुत बड़ी जंग की तरह है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने की शुरुआत उस जगह से होती है जहां ऑक्सीजन बनाई जाती है। ऑक्सीजन प्लांट ऐसी जगह है जहां कई हफ्तों से दिन रात प्राणवायु बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए प्राणवायु के लिए जारी युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट से नीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोरोना काल की ये तस्वीरें महज ड्यूटी निभाने भर की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जिसे वायरस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उन सुपर हीरोज की जो कोरोना मरीजों की एक एक सांस की खातिर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है जहां रोजाना हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस फिल्टर हाउस में जहां हवा से धूल को अलग किया जाता है। मैं नीरज कुमार मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट के अंदर और आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है, लिक्विड के तौर पर उसे तब्दील किया जाता है, हवा से कैसे पहले ऑक्सीजन लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये बताइए कि ये क्या है फिल्टर हाउस? इसको फिल्टर हाउस बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एम्बिएंट एयर जो हमारा एयर यहाँ पे एम्बिएंट में अवेलेबल है उसको हम फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को इससे सेपरेट करते हैं और उसको फिर हम आगे कंप्रेशन करते हुए कंप्रेशन में जो हमारा प्रोसेस है इसको एयर को कंप्रेस करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे सेपरेट्स करेंगे और फिर हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन करते हुए ऑक्सीजन को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा तादाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर ऑर्गन समेत दूसरी गैसें होती हैं। लिहाजा इस फिल्टर हाउस का पहला काम हवा से धूल के कणों को निकालना होता है, जिसके बाद ये हवा एयर कंप्रेसर में पहुंचती है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी गैस होते हैं जो कितना होता है और कैसे ये फिल्टर हाउस उसको अलग करता है। एम्बिएंट एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है और बैलेंस गैसेज में आर्गन होती है या डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो हम उसमें से हमारा ऑक्सीजन को अलग करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं और ये आर्गन को हम तीनों प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ से बनाते हैं। अलग करने का काम फिल्टर हाउस करता है? फिल्टर हाउस सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को अलग करता है। जो एम्बिएंट एयर में हमारी डस्ट है, जो इंडिविजुअल डस्ट है बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज की, उसको अलग करता है। अब आपको दिखाते हैं प्लांट का वो हिस्सा जहां हवा को कंप्रेस किया जाता है। फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुंचता है जहां हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये कंप्रेसर बहुत विशाल मशीन है क्योंकि हजारों टन 150 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ बनाया जाता है और जो फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुँचती है यहाँ हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम किया जाता है। अंशुल हमारे साथ हैं जो हमें बता रहे थे कि फिल्टर हाउस से कैसे हवा अंदर प्रवेश करती है। कंप्रेसर में क्या होता है अंशुल? कंप्रेसर में एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर पे एयर को लेके जाया जाता है। जो हमारी प्रोसेस से रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस में जब ऑक्सीजन डिस्टिलेशन आपको करना है तो एयर को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। फिल्टर हाउस और एयर कंप्रेसर के बाद बारी आती है कोल्ड बॉक्स की, जहां हवा को ठंडा किया जाता है। एयर कंप्रेसर के बाद ये कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स है, कैसे काम करता है अंशुल? ये कोल्ड बॉक्स वहाँ से पहले बताएं। सबसे पहले हम लोग हमारा जो कंप्रेस एयर आएगा वो इस पीपी यूनिट्स में आएगा और पीपी यूनिट में हम लोग इसका दूसरी इम्प्योरिटीज को इम्प्योर अलग करेंगे और उसके बाद हमारा ये एयर सीधा टरबाइन होते हुए हमारे कोल्ड बॉक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन बनाने की इस चेन में कोल्ड बॉक्स क्या अहमियत रखता है, इसको भी समझना जरूरी है। कंप्रेस होने के बाद हवा यहाँ पहुँचती है। इसी बॉक्स में ऑक्सीजन बनाई जाती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बनने के बाद उसे विशालकाय स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। इन टैंकों में न सिर्फ ऑक्सीजन जमा होती है बल्कि यहीं से इन्हें क्रायोजेनिक सिलेंडर में भेजा जाता है। प्लांट का जो मेन हिस्सा आपको दिखेगा, सबसे बड़ा हिस्सा दिखेगा, वो ऑक्सीजन टैंक का दिखेगा जहां लिक्विड जमा होता है, स्टोर होता है और इसके बाद ट्रकों में भर के आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंक है ये
इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ से कैसे लिक्विड ऑक्सीजन आप लोग ट्रकों में देते हैं? ये पंप की हेल्प से उसको पंप करके गाड़ियों में भरा जाता है और फिर आगे जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको भेजा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए किसी आम सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इस 12 टन के क्रायोजेनिक टैंक को भरने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। कैसे पूरी प्रक्रिया होती है ये बताइए। अभी के माहौल में, जब चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें बड़े आरामदायक, बड़े उससे हम कर रहे हैं, परंतु दिन रात बिना रुके, बिना थके, बिना सोए हमारे सारे वर्कर्स और ड्राइवर्स इस टैंक से, क्रायोजेनिक टैंक से ट्रांसफर करके ये व्हीकल में ट्रांसफर कर, ट्रांसपोर्ट टैंक में ट्रांसफर करके हम इसको ले जाते हैं और हमारे कम से कम 3 स्टेट हम इसमें कवर करते हैं, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ठीक है। ये आप क्यों पानी डाल रहे हैं अभी इस पे? ये खुलेगा नहीं ना, जाम हो जाता है जी। हाँ, इसलिए पानी डालना पड़ता है। इस दौरान हमारे जहन में ये सवाल भी आया कि जब देश में इतने भारी पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है तो आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों और कैसे हुई? ज्यादातर पहले, कोविड से पहले ऑक्सीजन का निर्माण इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता था। मेडिकल यूज के लिए इसका रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है वो अभी बढ़ी है। अक्सर ये रेशियो 30-70 का रहा है। 30% ऑक्सीजन यूज की जाती है मेडिकल में और 70% इंडस्ट्रियल में। तो इससे ये होता था, ये प्लांट अक्सर वहीं बनाए जाते थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज पास में होती थी। आज की तारीख में भी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी नहीं है भारतवर्ष में। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इनके पास कैसे डिमांड आती है और ये कैसे उस डिमांड को पूरा करते हैं। डिमांड आती है अस्पताल से, राज्यों से, तो कैसे आप लोग आगे कार्रवाई करते हैं, काम कैसे करते हैं? सर, हमारी मार्केटिंग इसको लगातार अपने माध्यम से हमारे लिए उत्पन्न करती है कि हम लोगों को किस तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड करानी है। अस्पताल और राज्य आपसे डिमांड करते हैं? जी। लॉजिस्टिक के पास प्रोग्राम जैसे ही आता है और वो हमको ये बताया जाता है कि प्रायोरिटी पर ये वाली गाड़ी भरनी है, उस गाड़ी को लगवा के तुरंत उसको भरवा के 15 से 20 मिनट में उसके डिस्पैच डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स बनवा कर गेट से उसका कांटा करवा कर फटाफट निकाला जाता है। क्रायोजेनिक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के बाद अगली जिम्मेदारी होती है उन ट्रक ड्राइवर की जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन को देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाना होता है। असल जिंदगी के सुपर हीरो की तरह ये लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं। पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है और मांग जो है दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, इसके अलावा हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से भी मांग की जा रही है। तो ड्राइवर इस माहौल में कैसे काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेश जी, कैसे चल रहा है अभी पूरा जीवन? सर, अभी बहुत परेशानी हो रही है सर, न तो आराम मिलता है न कुछ। अभी क्या लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, आराम हमारे लिए नहीं लग रहा है इस टाइम। तो यही चल रहा है सब। अब कोरोना जो कोविड वाले हैं उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं ट्रक? सर, ये दिल्ली एनसीआर में और लखनऊ तक और भोपाल जा रही है सारी जगह से। कोरोना काल में एक अभूतपूर्व मिशन को अंजाम देने में जुटे ड्राइवरों के सामने बेहिसाब चुनौतियां हैं। बावजूद इसके वो पूरी शिद्दत के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नोएडा से 800 लौटे हैं। नोएडा से ऑक्सीजन भर के लौटे हैं, देकर लौटे हैं। आगरा से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नोएडा से आए हैं, एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आए हैं, क्योंकि इस प्लांट से वहीं ऑक्सीजन जाता है। आप कहाँ से लौटे हैं? एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो अभी लंच करने के बाद फिर निकल जाएंगे भैया? लंच कर जी बताइए। कैसा लोडिंग लोडिंग अभी हो जाएगी तभी निकलना पड़ेगा। हाँ। अगर लोडिंग थोड़ी लेट होती है, थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद निकलेंगे। महामारी के दौर में यही वो सुपर हीरो हैं जिनकी बदौलत कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG अगले 10 दिनों में भारत के बाजारों में उपलब्ध होगी। डीआरडीओ के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर अनिल मिश्रा और डॉक्टर नरेंद्र आर्या के मुताबिक 7 से 10 दिन में ये दवा बाजार में आने की संभावना है। इस दवा का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है और हर राज्य में इसकी सप्लाई भी की जाएगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में है और इसे पानी में मिलाकर दिया जाता है। डीआरडीओ की इस दवा को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद कारगर माना जा रहा है, जहां इस दवा की मदद से महज 7 दिन में कोरोना मरीजों की ठीक होने का दावा है।
भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए 13 सदस्यों की एक कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद करेंगे। ये रिलीफ टास्क फोर्स कांग्रेस की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों को देखेगी। कांग्रेस की ओर से गठित की गई इस टास्क फोर्स में गुलाम नबी आजाद के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, पवन बंसल, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मनीष चतुर्थ, अजय कुमार, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल और बीवी श्रीनिवास शामिल हैं। कोरोना की जांच को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब इससे जुड़े नियम को आसान कर दिया है। सरकार की यह कोशिश है कि घर पर या पड़ोस में किसी संस्थान में लोगों का आसानी से रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाए। इसके लिए सरकार अब बड़े शहरों से लेकर गांव तक रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ लगाने वाली है। ये बूथ 24 घंटे काम करेंगे। हर सरकारी और निजी स्वास्थ्य केंद्र को एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें किसी से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। पूरे देश में ईद की तैयारियां जोरों पर है। खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है और खरीदारी के चक्कर में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रख रहे हैं। देखने से लग ही नहीं रहा कि देश में कोरोना फैला हुआ है और रोजाना 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां ईद की खरीदारी के लिए बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है और यहां बाजार में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। भीड़ इतनी दिखाई दी कि वहां पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई और हैदराबाद की। दरअसल ईद की रौनक बाजारों में दिख रही है। कोरोना के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। तो मुंबई में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद बाजार में भीड़ काफी ज्यादा है। इसके अलावा हैदराबाद की तस्वीरें भी आप देखिए, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में बाजारों में खरीदारी करने के लिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुलिस ने प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स के साथ 3 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिन्हें ये लोग ऊंचे दाम पर मरीजों के घर वालों को बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार हुए इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि अब तक ये लोग कितने लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच चुके हैं। तो देश इस वक्त आफत में है और इस आफत काल में कुछ लोगों को मुनाफे की पड़ी है। ऐसे में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जो कि कोरोना मरीजों के इलाज में दिया जाता है, उसकी कालाबाजारी करते हुए ये 3 लोग पकड़े गए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें एक नर्स भी शामिल है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 फाटक के पास कुछ व्यक्ति जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन को महंगे दामों में 30-30 हज़ार रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीम गठित करके और मौके पे जाके कार्रवाई की गई। इसमें वहाँ 4 फाटक ब्रिज के नीचे 2 व्यक्ति एक्टिवा वाहन पे मिले थे। दोनों व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो एक अखिलेश शर्मा, दूसरा राजा तिवारी नाम बताया था। दोनों से एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का बरामद हुआ था। बड़ी खबर नागपुर से आ रही है, जहां पर वैक्सीन की कमी की वजह से कई सेंटर पर वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा है। जिन सेंटर पर वैक्सीनेशन रोकना पड़ा है, वहां पर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी थी। वैक्सीन लगवाने आए लोगों को वापस लौटना पड़ा है। वैक्सीन न होने से लोगों में खासी नाराजगी भी है। नागपुर में अभी सिर्फ 3 सेंटर पर ही वैक्सीनेशन हो पा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई सेंटर बंद करने पड़े हैं, बिना वैक्सीन के लोग घर लौटे हैं क्योंकि वैक्सीन की लगातार कमी है और इसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव भी है। नागपुर में तो कई सेंटर बंद हो चुके हैं। आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस चिपकाया गया है वैक्सीन सेंटर के बाहर और तारीख लिखी है कि आज से, यानी कि 12 तारीख से यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, तो अभी आज ये सेंटर बंद रहेगा। तो वैक्सीन को लेकर के लगातार जो राज्य सरकार है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो अपील कर रहे हैं और केंद्र पर आरोप भी लगा रहे हैं कि उनको वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे में कई सेंटर बंद हो गए हैं और जो कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर ये लिखा गया है कि दूसरी डोज जो कि 45 साल से ऊपर के हैं उनको मिलेगी।
हम यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए थे। मेरा सेकंड डोज है। कल भी आया था और आज भी आया हूँ, लेकिन वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होने से उन्होंने अगले कल आओ या फिर जब वैक्सीनेशन आएगा तब आपका टीका करा दिया जाएगा, ऐसा बोला है। मैं सुबह 8 बजे एक बार आके गई तो बोले कि ये कर्मचारी आने के हैं आना, तो फिर मैं काम पे चली गई। काम पे से अभी जाते जाते फिर से आई कि देखी कि मिल रहा है तो लेती, तो उन्होंने बताया कि कल आज आएंगे तो कल शायद मिल सकता है। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के बीच मचे हाहाकार के बीच हर किसी को तनाव से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन कोरोना के मरीजों में इस तनाव का असर ज्यादा देखा जा रहा है। कोरोना मरीजों के तनावों को कम करना और उन्हें इस जंग में लड़ने के लिए मानसिक तौर पर हरदम तैयार करने के लिए आईटीबीपी ने एक योग शिविर की शुरुआत की है, जिसमें काउंसलिंग के जरिए लोगों को तनाव कम करने के तौर तरीके बताए गए। आईटीबीपी का ये कैंप छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर में लगाया गया। इस सेंटर में कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों को शिविर में शामिल किया गया और उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर रहने के बारे में बताया गया। तो देखिए, दिल्ली में छतरपुर इलाके में ये योग शिविर के जरिए जो कोरोना मरीज हैं उनका तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, और जो कोरोना के मरीज हैं खासतौर पर उनके लिए ये योग शिविर है, और जो कि कोविड वार्ड में ही बनाया गया है, ताकि जो लोग हैं जो इस जंग से लड़ रहे हैं, महामारी से लड़ रहे हैं, वो तनाव मुक्त हो सके। और देखा यह गया है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनमें तनाव ज्यादा है। ऐसे में तनाव को योग के जरिए कैसे कम किया जा सकता है, यहाँ पर कोविड सेंटर में ही ये योग शिविर लगाया गया, और योग के जरिए कैसे आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, ये बताया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पप्पू यादव को कल पटना पुलिस ने एक 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें देर रात मधेपुरा लाया गया और रात में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पप्पू यादव को सुपौल के बीरपुर जेल भेजा गया। इससे पहले पप्पू यादव को मधेपुरा ले जाते समय हाजीपुर में पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस काफिले का विरोध किया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए और कुछ सड़क पर ही लेट गए। इस बीच पप्पू यादव ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए खुद को अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की मांग की है। पप्पू यादव का दावा है कि अगर उन्हें जेल में रखा गया तो कोरोना से संक्रमित होकर उनकी मौत हो सकती है। स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको डॉक्टर की केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बस मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि यह समय है लाइफ बचाने का, अब आप पर है मैडम। मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं जाने की स्थिति में नहीं कहीं, उनको कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सभी लोग हैं वहाँ रख दिया जाए, जहाँ सदर अस्पताल रख दिया जाए मैडम। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने जमकर बवाल किया। बिहार को कई जिलों में पप्पू यादव के समर्थकों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। गया में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो हाजीपुर में समर्थकों ने नारेबाजी की और पप्पू यादव को ले जा रहे पुलिस काफिले को रोकने की भी कोशिश की। इसके अलावा खगड़िया में भी पप्पू यादव समर्थकों ने प्रदर्शन किया, साथ ही पुतला भी फूंका। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पप्पू यादव के समर्थकों ने हंगामा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। बिहार की गया की तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तस्वीर हाजीपुर की है और तीसरी तस्वीर खगड़िया की है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस की जबरदस्त सख्ती ने आतंकवादियों के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना और सुरक्षा बल की मजबूत घेराबंदी से बौखलाए आतंकी संगठनों ने अब एक नया पैंतरा अख्तियार किया है। आतंकी संगठनों ने भारतीय सेना और सुरक्षा बल के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए पोस्टर लगाए हैं और उन पोस्टरों में सुरक्षा बल को हिंदू ऑक्यूपेशनल फोर्सेस कहा जा रहा है। हाल ही में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का एक पोस्टर सामने आया। आतंकी संगठनों की साजिश है कि इन पोस्टरों के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काकर घाटी के हालात और माहौल खराब किए जा सके।
सेना के सूत्रों की बातों पर यकीन किया जाए तो घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों को ये फरमान सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की तरफ से दिए गए हैं। गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक तरीके से फैली कि आसपास की कई फैक्ट्रियों को भी उसकी लपटों ने अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये भी पता नहीं चल पाया है कि यह आग कैसे लगी।